हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे 15 मार्च 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को भी दबा लीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बन रहा है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा। यानी कि जो वातानुकूलित है यानी कि एयर कंडीशन जो रेलवे टर्मिनल है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बेंगलोर में बनाया जा रहा है, जो कि आपका कर्नाटक में है। और अगर यहाँ पे पूछता है कि कर्नाटक का गठन कब हुआ है, इसे जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हो सकते हैं वो सारे बताता हूँ मैं। तो कर्नाटक का अगर पूछता है गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पूछ सकता है कि कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो वीएस येदुरप्पा हैं। राज्यपाल है वहाँ पे वजुभाई वाला। और पूछता है अगर यहाँ पे कि टर्मिनल का नाम क्या है, तो इस टर्मिनल का नाम भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग। इसका निर्माण आधुनिक तकनीक के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जा रहा है। इसकी कुल अनुमानित लागत जो है वो 314 करोड़ रुपए है। यानी कि जैसे एयरपोर्ट डेवलप किए जाते हैं उसी तरीके से इस रेलवे टर्मिनल को डेवलप किया जा रहा है। और टोटल यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इस टर्मिनल को बनाने में वो 314 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इससे रिलेटेड, इस टर्मिनल के उपयोग में आने के बाद बेंगलोर से मुंबई और चेन्नई तक की लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उसको जोड़ा जा सकता है इस टर्मिनल से। और टोटल यहाँ पे इस टर्मिनल का जो स्पेस है, जगह है, वो 4200 वर्ग मीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से अनामिका जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अनामिका याद रखिएगा, कविता संग्रह। इनके किस कविता के लिए इनको अनामिका जी को ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो टोकरी में दिगंत नामक इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगर ये पूछता है कि अनामिका जी मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं, तो अनामिका जी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से से बिलोंग करती हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की अध्यापिका है। अगर ये पूछता है कि अंग्रेजी भाषा में किसको ये सम्मान मिला है, तो अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को ये सम्मान मिला है। किस चीज़ के लिए, वेन गॉड इज अ ट्रैवलर नामक कविता के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम जी को अंग्रेजी भाषा में यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड रिलीफ प्लान को बढ़ावा देने के लिए किस देश में हेल्प इज हियर टूर की घोषणा की गई है। ठीक है, हेल्प इज हियर टूर की घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ पे अमेरिका से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है यहाँ पे जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की प्रेजेंट टाइम में कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की से बिलोंग करती हैं। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति फर्स्ट लेडी किसको कहते हैं, जो अमेरिका राष्ट्र के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी वाइफ, और उपराष्ट्रपति अमेरिका के विभिन्न जगहों पर जाएंगे और उस दौरान लोगों के बीच कोरोना पैकेज की चर्चा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनसीआरबी का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनसीआरबी का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनसीआरबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो एनसीआरबी आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछें कि गृह मंत्री कौन है भारत के, तो भारत के गृह मंत्री है प्रेजेंट टाइम में अमित शाह जी। एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है 11 मार्च 1986 को। अगर यहाँ पे पूछता है एनसीआरबी के महानिदेशक कौन है, तो आर वर्मा जी हैं, और अध्यक्षता यहाँ पे जो इसकी की गई थी केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा की गई थी, अजय कुमार भल्ला के द्वारा। ठीक है, जो ये उद्घाटन ये आपका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है उसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो हाल ही में भोपाल में वहाँ पे देखेंगे तो लाल परेड ग्राउंड है जहाँ पे 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। अगर ये पूछता है कि मुख्तार अब्बास नकवी कौन से मंत्री हैं, तो यहाँ पे हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर कारीगरों और शिल्पकारों की स्वदेशी विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा पॉइंट है, अगला हुनर हाट का आयोजन गोवा में किया जाएगा, जो कि आपका 26 मार्च से 4 अप्रैल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड, देहरादून में 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा ये।
उसके आगे का हुनर हाट। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, राजधानी मध्य प्रदेश की है भोपाल, और राज्यपाल अगर पूछता है तो मध्य प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ आनंदीबेन पटेल और किस राज्य की यहाँ पे राज्यपाल हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश की भी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। इससे जुड़े इसी राज्य को, मध्य प्रदेश को, यहाँ पे मैं बता दूं कि यह राज्य एक टाइगर स्टेट होने के साथ साथ तेंदुआ स्टेट भी बन गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं तथा सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाली सूची में किससे आगे निकला है? तो भारत रूस को अभी कल ही पिछाड़ दिया है, यानी कि 14 अप्रैल को पीछे कर दिया है विदेशी मुद्रा भंडार में। जैसे कि किसी देश के पास विदेश की जो मुद्रा होती है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, इस तरीके से भारत रूस से आगे निकल चुका है। अब चौथे स्थान पर पहुंच गया भारत इस सूची में, यानी कि भारत से आगे 3 देश है। ठीक है, अब भारत इस सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत का 5 मार्च 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $580 मिलियन पहुंच गया है। ठीक है, $580 मिलियन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। इसमें सबसे ऊपर देख लीजिए कौन है, सबसे ऊपर है चीन, $3.336 ट्रिलियन है, यानी कि 3000, यहाँ पे $3.336 ट्रिलियन चीन की विदेशी मुद्रा भंडार है। दूसरे नंबर पे है जापान 1.379 ट्रिलियन, और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड 1.080 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है। अब चौथे नंबर पे भारत आ गया है, जो कि काफ़ी पीछे अभी $580 मिलियन ही इसकी विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, इसके बाद अब रसिया आ जाएगा, मतलब 5वें नंबर पे रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में विकसित देश, यहाँ पे हाल ही में विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का नाम अभी हाल ही में जापान ने बनाया है, फुगाकू, यानी कि जापान के पास अब विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हो गया है। और इसके पहले देख लीजिए राइकेन और फिजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक हैं। जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 वर्ष पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था, यानी कि 6 वर्ष पहले से इसके ऊपर काम किया जा रहा था। कहाँ पे? राइकेन एंड फिजित्सु नामक जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे। यह सुपर कंप्यूटर की पूरी तरह से अब बन के तैयार हो गया है और अब अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अब ये सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, जो 6 साल से बना रहे थे, और वो अब कार्य करने के लिए तैयार है। जापान के यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा जी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में कि कौन से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है। तो हाल ही में 2021 का पद्म विभूषण दिया गया है शिंजो आबे जी को, जो कि जापान के इसके पहले के प्रधानमंत्री थे, यानी कि योशिहिदे सुगा के पहले के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़ की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो ब्रिक्स की यहाँ पे अध्यक्षता इस बार किया है भारत ने। आयोजन कब था? 9 मार्च से 11 मार्च तक। भारत ने इस मौके पर आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव रखे, जिसका समर्थन सभी ब्रिक्स देशों ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले मैं बता दूँ कि ब्रिक्स का इस बार जो हुआ है उसका थीम क्या था। ब्रिक्स का यहाँ पे थीम था निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ब्रिक्स में है रूस, बी से है यहाँ पे ब्राज़ील, आर से है रसिया यानी कि रूस, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, एस से है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हैं टोटल 5 देश ब्रिक्स में। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए ब्रिक्स का कहाँ है तो शंघाई में है, यानी कि चाइना में है। अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स के हैं मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, ब्रिक्स के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि कब की गई थी तो 2009 में की गई थी जून में, और यहाँ पे 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था इसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में 4 देश ही थे, साउथ अफ्रीका यहाँ पे 1 साल बाद शामिल हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954 से स्टार्ट किया गया है। अध्यक्ष है इसके प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और साहित्य अकादमी के बारे में यहाँ पे और डिटेल में बता देता हूँ मैं, जो इसके पहले मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अनामिका जी को दिया गया था उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 से शुरू किया गया था। ठीक है, अकादमी केंद्र सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 20 भाषाओं में प्रदान की गई, जो हिंदी और इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
हाल ही में इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम पूछा गया है। तो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने, इसका नाम है RH-560 यानी कि RH-560। इस रॉकेट के जरिए इसरो वायुमंडल में न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करेगी। न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करेगी इस रॉकेट के द्वारा, जिसका नाम है RH-560। RH-560 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, यह रॉकेट 1 या 2 चरण के ठोस पड़ोदक रॉकेट होते हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, सभी एग्जाम्स में पूछता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रमुख है इसमें में इसरो के सिवान जी। और अगर पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी बेंगलोर में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसरो से। इसरो भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट के तहत कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर जी को। ठीक है, कौशल्या शंकर जी को यहाँ पे भारतीय हैं ये, इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं कौशल्या शंकर जी। कौशल्या शंकर जी जाति विरोधी कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। ठीक है, जाति विरोधी कार्य करती हैं, मतलब जातिगतता का विरोध करती हैं और ह्यूमन राइट्स का समर्थन करती हैं। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह अवार्ड उन्हें अमेरिकी दूतावास की ओर से प्रदान किया गया है। इन्होंने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सोशल जस्टिस ट्रस्ट की स्थापना की थी। 2017 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? शंकर सोशल जस्टिस ट्रस्ट की स्थापना की थी। किससे लड़ने के लिए? जाति आधारित हिंसा से लड़ने के लिए। यह अवार्ड उस महिला को दिया जाता है जो दूसरों के जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी ने एक नए योजना सहेली सम्मान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? सहेली सम्मान केंद्र की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने, जो कि आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछा जाए कौन है तो अरविंद केजरीवाल हैं, सभी को पता होगा। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत शुरुआत शुरू करने और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए 500 आंगनवाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनका नाम है अनिल बैजल जी। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। तो आज की वीडियो में टॉप करंट अफेयर की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, फ्री में है बिल्कुल, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।